बच्चों, आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का जो कक्षा सात की पुस्तक है उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2, सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज स्थापित हो गया। द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का। इस युद्ध के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज स्थापित हो गया। ये परीक्षा में भी आता है, किस युद्ध में के बाद जो है दिल्ली में तुर्क शासकों का राज स्थापित हो गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में के बाद जो भी है तुर्क राज स्थापित हो गया था। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म, शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि धारण करते थे? सुल्तान की उपाधि। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया, लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के पश्चात लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। क्या कहा था? शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। ये तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। क्या कहलाया? तुर्क सल्तनत। अगला शासक इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब ये दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गोरी की सेवा में ऐसे ही कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सल्तनत के सामने चुनौती। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जाति श्रेष्ठता, सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की होड़ भी रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता, शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वो सुल्तान बन सकता था। तभी तुर्क अमीरों का जो समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। सुल्तान के लिए क्या था? अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में कोई षड्यंत्र ना करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तान को इन अमीर सरदारों में संतुलन बनाए भी रखना था। क्या था? संतुलन बनाए रखना भी पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे, बाहरी देशों से आए हुए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा, धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ साथ हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनतकालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश प्रमुख थे। 1, 2, 3, 4, 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लगा करके 1290 ईस्वी तक का। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई, उनके पश्चात तुर्क गुलाम मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। पहला
तुर्क शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में। उसकी उदारता के कारण, यानी कुतुबुद्दीन की उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है, लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया। ये कुतुब मीनार दिल्ली में, इसी के पास में ये मस्जिद भी है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया, यानी 2.5 दिन में ये झोपड़ा बनकर तैयार हो गया था। कहते हैं ये पहले का जैन मंदिर था, उसी को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। कुतुब मीनार की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में 1236 ईस्वी 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वास्तविक संस्थापक कौन था? गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो है आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन या तुर्क चहलगानी का निर्माण किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तुर्क चहलगानी किस शासक ने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्क चहलगानी का निर्माण किया। परीक्षा में पूछा भी जाता है। प्रशासन क्या था? केंद्रीय शासन जो था कई इक्तो प्रांतों को मिलाकर के बनता था साम्राज्य। फिर साम्राज्य प्रांत या एकता में बटा हुआ था। प्रांत या एकता के अधिकारी को इक्तादार या अक्तादार कहते थे। परगना के अधिकारी को परगना अधिकारी कहते थे। ग्राम के अधिकारी को मुखिया कहते थे। ग्राम के अधिकारी को मुखिया, पटवारी, चौकीदारी। इल्तुतमिश का साम्राज्य ये जितना येलो कलर का है, ये पूरा इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य है। सुल्तान ने अपनी सल्तनत, जो राज्य सल्तनत थी, राज्य को कुछ प्रांतों में बांट रखता। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी, प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे। अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूल करते थे। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से वे अपने अधिकारियों का, अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था, इक्तादार उसे सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका, बहुत इंपॉर्टेंट, चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चांदी का टंका या तांबे का जीतल किस शासक ने चलाया? तो इल्तुतमिश ने। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी
नियुक्त कर दिया था। यह है चांदी का टंका। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका 1236 ईस्वी से लगा के 1240 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया, लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में तो शासन किया, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया पहली मुस्लिम शासिका विश्व की थी। विश्व की पहली मुस्लिम शासिका रजिया थी। रजिया ने 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया था, बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी थी। वो युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। अंततः 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा के पास में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया के बाद उसका एक भाई, 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश का छोटा पौत्र जो था नासिरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से लगा करके 1265 ईस्वी तक के 40 तुर्की सरदारों का जो दल था तुर्क चहलगानी, इल्तुतमिश ने जो गठन किया था, निर्माण किया था नासिरुद्दीन महमूद के समय में, क्वेश्चन भी आता है, 40 तुर्की सरदारों का जो दल था तुर्क चहलगानी नासिरुद्दीन महमूद के समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है तुर्क चहलगानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कब हुआ, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। वह जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे, यानी तुर्क चहलगानी क्या करते थे, संगठन जो था जिसे चाहते गद्दी उतार देते, जिसे चाहते गद्दी पर बैठाते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नासिरुद्दीन महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था अपना नायब बनाया। बलबन ने धीरे धीरे स्थिति सुदृढ़ कर ली। वो एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद को हटा दिया, बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बलबन जो है 1265 से लगा कर 1287 तक का, 1265 से लगा करके 1287 तक का बलबन एक योग्य अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सर्वप्रथम उसने क्या किया, तुर्क चहलगानी नामक 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था समाप्त कर दिया। निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। समाप्त किसने किया, बलबन ने किया। ये परीक्षा में भी आता है। तुर्क चहलगानी किसने समाप्त किया, तो बलबन ने समाप्त किया। दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया, साफ करके वहाँ पुलिस चौकियाँ बनाई और दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। यानी मेवातियों के विद्रोह को बलबन रोकने में सफल रहा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मेवातियों के विद्रोह को रोकने में कौन सा सुल्तान सफल रहा, तो बलबन सफल रहा। मेवातियों के अलावा अन्य विद्रोहों का भी दमन किया बलबन ने कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती। उसने क्या कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी क्वेश्चन आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई, तो बलबन ने अपनाई। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। क्या किया, राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया और वो राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था।
बलबन का मानना था राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा शासक राजा को इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, तो वो था बलबन। इसलिए वो दरबार में हमेशा अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था और ना तो कभी मजाक करता था ना ही हंसता था। ये भी आता है क्वेश्चन, कौन सा शासक गंभीर मुद्रा में बैठता था, ना मजाक करता था ना हंसता था, तो वो तो बलबन। उसके दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए। उसने क्या किया, दरबार में आने के लिए निर्धारित वस्त्र और बैठना और सब आने जाने के नियम बना दिए, जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बलबन ने क्या कि दरबार में सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ करी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा किस शासक ने शुरुआत करी थी दरबार में, तो बलबन था। नवरोज त्यौहार मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ करी, तो वो था बलबन। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिससे राज्य की पूरी खबर गुप्तचर सीधे सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी, उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उनका वेतन समय पर दिया और उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल देता था, निरंतर अभ्यास कराता था। मंगोल आक्रमण, ये था बलबन का राज्य, ये था मंगोलों का क्षेत्र। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। ये नए आक्रमणकारी कौन थे, मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता था, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं शताब्दी के अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बहुत बड़े भाग पर फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई, नए दुर्गों का निर्माण कराया। ये बलबन बहुत अच्छी तरीके से जानता था मंगोलों की शक्ति के बारे में, इसलिए उन्होंने क्या किया, मंगोलों के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी पुराने किले थे और नए किलों का निर्माण कराया। वहाँ पर हष्ट पुष्ट सैनिकों, विश्वसनीय अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। अस्त्र शस्त्र भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी बलबन ने वहाँ पर की। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है। बलबन की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन नहीं रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान करी, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। ये हो गया चांदी का टंका। तो ये पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। कुछ शब्दावली हैं, समझ लेते हैं। मलिक, सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि। इक्ता, प्रांतों को इक्ता कहते थे। मंगोल, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन के क्षेत्र में रहने वाली जाति थी मंगोल। सिजदा, जो घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना सिजदा, ये ईरानी परंपरा थी। पायबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना, पायबोस, ये बलबन ने प्रारंभ करी। सुल्तान के चरणों को चूमना, सिजदा यानी घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने झुकना, ये दोनों परंपराएं बलबन ने शुरू करी थी। और नवरोज त्यौहार था ईरानी त्यौहार, उसको भी मनाने की दरबार में प्रथा शुरू करी थी। ये पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।